आज हम सीखेंगे पूर्णांक। हमारे जीवन में ऐसी कई स्थितियां आती हैं जब हम संख्याओं को धन चिन्ह यानी प्लस साइन या ऋण चिन्ह यानी माइनस साइन के साथ व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए मुंबई का तापमान साधारणतः 0 से ऊपर ही होता है। इसे व्यक्त करने के लिए हम संख्या के आगे धन चिन्ह लगाते हैं। क्या आपको पता है ठंडी के दिनों में कई बार श्रीनगर का तापमान 0 से नीचे गिर जाता है। इसे व्यक्त करने के लिए हम संख्या के आगे ऋण चिन्ह लगाते हैं। इसी तरह किसी इमारत में तल मंजिल से ऊपर की मंजिलें धन चिन्ह से दर्शाई जाती है, जबकि तल मंजिल से नीचे की मंजिलें जैसे पार्किंग या गोदाम ऋण चिन्ह से दर्शाई जाती है। किसी संख्या के आगे धन चिन्ह लगाने से बनने वाली संख्या कहलाती है धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर, और ऋण चिन्ह लगाने से बनने वाली संख्या कहलाती है ऋणात्मक संख्या यानी नेगेटिव नंबर। सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य का समूह कहलाता है पूर्णांक यानी इंटीजर। इस तरह से धन 1, धन 2, धन 3 इत्यादि संख्याएं जिन्हें हम बिना चिन्ह के भी व्यक्त कर सकते हैं कहलाती है धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर। इसी तरह संख्याएं जैसे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 इत्यादि जिनके पहले ऋण चिन्ह लिखा जाता है कहलाती है ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर। ऋणात्मक पूर्णांकों का मान 0 से छोटा होता है, जबकि धनात्मक पूर्णांकों का मान 0 से बड़ा होता है। 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है न ही ऋणात्मक पूर्णांक, इसलिए इसे किसी भी चिन्ह से व्यक्त नहीं किया जा सकता। अब आइए समझे क्यों पूर्णांक महत्वपूर्ण है। इसे हम एक उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए एक पंछी समुद्र तल से ऊपर 500 मीटर की ऊंचाई पर है और इसके विपरीत एक मछली समुद्र तल से नीचे 500 मीटर की गहराई पर है। पंछी और मछली का समुद्र तल से अंतर गणित में व्यक्त किया जा सकता है। समुद्र तल से पंछी की ऊंचाई बराबर 500 मीटर और समुद्र तल से मछली की गहराई बराबर 500 मीटर। लेकिन क्या इस प्रकार से इनका अंतर व्यक्त करना सही होगा? विचार करें। चलिए हम बताते हैं। यह गलत होगा क्योंकि दोनों समुद्र तल से विपरीत स्थानों पर है। पंछी समुद्र तल से ऊपर है जबकि मछली समुद्र तल से नीचे है। ऐसी विपरीत स्थितियों को व्यक्त करने में पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स असमर्थ होती हैं। ऐसी विपरीत स्थितियों को व्यक्त करने के लिए हम पूर्णांकों यानी इंटीजर्स का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ हम समुद्र तल से ऊपर की ऊंचाई धनात्मक संख्या धन 500 मीटर से व्यक्त करेंगे और समुद्र तल के नीचे की गहराई ऋणात्मक संख्या ऋण 500 मीटर से व्यक्त करेंगे। इसी तरह इन पूर्णांकों को पढ़कर आसानी से पता किया जा सकता है कि धन 500 मीटर अंतर का मतलब है समुद्र तल के ऊपर 500 मीटर की ऊंचाई तथा ऋण 500 मीटर अंतर का मतलब है समुद्र तल से नीचे 500 मीटर की गहराई। अब आइए कुछ और स्थितियों में पूर्णांकों का प्रयोग देखकर इनकी समझ और अच्छे से बनाएं। मान लीजिए राहुल और रुचिका 0 स्थान से विपरीत दिशा में चलने लगे। राहुल 0 से दाईं ओर 5 कदम चलता है और रुचिका बाईं ओर 5 कदम। क्या आप बता सकते हैं 0 स्थान से इनकी दूरी कैसे व्यक्त की जाएगी? विचार करें। बिल्कुल सही, दाईं ओर चले कदमों को धन चिन्ह से व्यक्त करेंगे और राहुल की 0 स्थान से दूरी धन 5 से व्यक्त करेंगे। इसी तरह बाईं ओर चले कदमों को ऋण चिन्ह से व्यक्त करेंगे और रुचिका की 0 स्थान से दूरी ऋण 5 से व्यक्त करेंगे। अब मान लीजिए हर्ष एक दुकान में आया है। यहाँ उसने कुछ चीजें खरीदी जिनका मूल्य हुआ ₹35। समस्या ये है कि उसके पास सिर्फ 30 रुपए हैं। ऐसे में हर्ष दुकानदार को 30 रुपए देता है और बचे 5 रुपए दुकानदार के पास उधार रखता है। क्या आप बता सकते हैं दुकानदार ने हर्ष द्वारा रखे उधार रुपयों को अपने खाता बही में किस प्रकार लिखना चाहिए?
सोचिए सोचिए। सही पहचाना। दुकानदार ने हर्ष के नाम के सामने ऋण 5 रुपए लिखना चाहिए, जहां ऋण चिन्ह व्यक्त करेगा हर्ष के पास उधार राशि। ठीक इसी तरह जब हम बैंक खाते में धनराशि जमा करते हैं यानी डिपॉजिट करते हैं, तो इसे धन चिन्ह से व्यक्त किया जाता है, जबकि अगर धनराशि खाते से निकाली जाती है यानी विड्रॉल की जाती है, तो इसे ऋण चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। पैसों की बात चल ही रही है, तो आइए लाभ यानी प्रॉफिट और हानि यानी लॉस की भी बात कर लेते हैं। मान लीजिए एक व्यापारी 20 रुपए मूल्य की वस्तु 25 रुपए में बेचता है, जिस कारण उसे 5 रुपए का मुनाफा या लाभ होता है। चूँकि उसे 5 रुपए का लाभ हो रहा है, इसलिए इसे हम धन 5 रुपए से व्यक्त करेंगे। लेकिन अगर व्यापारी 20 रुपए मूल्य की वस्तु 15 रुपए में बेचता है, तो उसे 5 रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा, यानी कि उसे 5 रुपए की हानि होगी। इसे हम व्यक्त करेंगे ऋण 5 रुपए से। इस तरह से आज हमने सीखा पूर्णांक। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इन्हें और अच्छे से जानेंगे। आज हम देखेंगे पूर्णांक के उदाहरण। भारत के 5 स्थानों के तापमानों की सूची नीचे दी गई है। इन स्थानों के तापमानों को पूर्णांकों यानी इंटीजर्स में व्यक्त करें। अगर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो, तो इसे धन चिन्ह यानी पॉजिटिव साइन के साथ व्यक्त किया जाता है। यहाँ दिल्ली का तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस ऊपर, इसलिए इसे हम व्यक्त करेंगे धन 16 डिग्री सेल्सियस से। इसी तरह मुंबई का तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर, इसलिए इसे व्यक्त करेंगे धन 30 डिग्री सेल्सियस। अगर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो, तो इसे ऋण चिन्ह यानी नेगेटिव साइन के साथ व्यक्त किया जाता है। दिए उदाहरण में हेमकुंड का तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस से 13 डिग्री सेल्सियस नीचे, इसलिए इसे हम व्यक्त करेंगे ऋण 13 डिग्री सेल्सियस से। इसी तरह द्रास का तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस नीचे, इसलिए इसे व्यक्त करेंगे ऋण 20 डिग्री सेल्सियस से। अगला उदाहरण, रोहित के घर से मोहित का घर पूर्व दिशा में 20 मीटर के अंतर पर है। मीना का घर पश्चिम दिशा में 15 मीटर के अंतर पर है। समीर का घर उत्तर दिशा में 25 मीटर के अंतर पर है और सविता का घर दक्षिण दिशा में 5 मीटर के अंतर पर है। रोहित के घर से मोहित, मीना, समीर और सविता के घरों का अंतर पूर्णांकों में व्यक्त कीजिए। हमें रोहित के घर से मोहित, मीना, समीर और सविता के घरों का अंतर दिया है, इसलिए हम रोहित के घर का स्थान 0 से व्यक्त करेंगे। इस उदाहरण में हम पूर्व दिशा में गिना जाने वाला अंतर धन चिन्ह से व्यक्त करेंगे और उसकी विरुद्ध दिशा यानी पश्चिम दिशा में गिना जाने वाला अंतर ऋण चिन्ह से व्यक्त करेंगे। इसलिए रोहित के घर से मोहित के घर का अंतर है धन 20 मीटर और मीना के घर से अंतर है ऋण 15 मीटर। इसी तरह उत्तर दिशा में गिना जाने वाला अंतर धन चिन्ह से व्यक्त करेंगे और दक्षिण दिशा में गिना जाने वाला अंतर ऋण चिन्ह से व्यक्त करेंगे। इसलिए रोहित के घर से समीर के घर का अंतर है धन 25 मीटर। अब क्या आप रोहित के घर से सविता के घर का अंतर पूर्णांक में व्यक्त कर पाएंगे? प्रयास कीजिए। आपका जवाब सही है। दक्षिण दिशा में गिना जाने वाला अंतर ऋण चिन्ह से व्यक्त किया है, इसलिए रोहित के घर से सविता के घर का अंतर है ऋण 5 मीटर। इस तरह से आज हमने देखे पूर्णांक के उदाहरण। अगले वीडियो में देखेंगे इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं और साधारण गलतियां। आज हम देखेंगे पूर्णांक से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1,
निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्णांक यानी इंटीजर्स है? कई बार यह समझ होती है कि सिर्फ ऋणात्मक संख्याएं यानी नेगेटिव नंबर्स ही पूर्णांक कहलाती है। इस समझ से ऑप्शन 1 यह गलत जवाब दिया जाता है। इसी तरह पूर्णांक के समूह में धनात्मक संख्याएं यानी पॉजिटिव नंबर्स और ऋणात्मक संख्याएं हैं, यह पता होता है, लेकिन यह मिथ्या धारणा होती है कि इस समूह में शून्य नहीं है और ऑप्शन 2 यह गलत जवाब दिया जाता है। सही समझ है कि पूर्णांक का समूह सभी ऋणात्मक संख्याओं, सभी धनात्मक संख्याओं और शून्य से मिलकर बनता है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 3। मिथ्या धारणा 2, प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स और पूर्णांक यानी इंटीजर्स में सही संबंध किस आकृति में व्यक्त होता है? कई बार प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक के नामों में उलझन के कारण इनमें संबंध प्रस्तापित करने में कठिनाई होती है। इसके कारण ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 ये गलत जवाब दिए जाते हैं। सही समझ यह है कि प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक है। पूर्ण संख्याओं का समूह प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य रखने से बनता है, यानी कि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याएं भी आती हैं। इसी तरह से पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याएं रखने से पूर्णांक का समूह बनता है, यानी कि पूर्णांक के समूह में सभी पूर्ण संख्याएं और सभी प्राकृत संख्याएं भी आती हैं। इस समझ से ऑप्शन 3 सही जवाब है। इस प्रकार आज हमने देखी पूर्णांक से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं। आज हम सीखेंगे पूर्णांकों का योग। हमारे जीवन में कई स्थितियां आती है जब हमें पूर्णांकों का योग यानी एडिशन ऑफ इंटीजर्स करना आवश्यक हो जाता है, जैसे लाभों का योग या हानियों का योग, तापमानों का योग, दूरियों का योग इत्यादि। आइए जाने ऐसी स्थितियों में पूर्णांकों का योग कैसे करें। चलिए शुरुआत करते हैं धनात्मक पूर्णांकों के योग से, यानी एडिशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स से। मान लीजिए एक दुकानदार ने एक पेन और एक पेंसिल बेची। उसे पेन बेचने पर ₹5 का और पेंसिल बेचने पर ₹3 का लाभ यानी प्रॉफिट हुआ। अगर हमें कुल लाभ पता करना हो तो हमें दोनों लाभों को जोड़ना होगा। पूर्णांकों की शुरुआती वीडियो में हमने यह सीखा है कि ₹5 का लाभ व्यक्त किया जाएगा धन ₹5 से। इसी तरह ₹3 का लाभ व्यक्त किया जाएगा धन 3 से। इस तरह से कुल लाभ होगा धन 5 धन 3। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ दोनों ही धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। किन्हीं भी दो धनात्मक पूर्णांकों का योग प्राप्त करने के लिए हम इन्हें चिन्ह के बिना जोड़ते हैं और परिणाम के साथ धन चिन्ह लगाते हैं। इस नियम से धन 5 और धन 3 को चिन्ह के बिना जोड़ेंगे तो परिणाम आएगा 8 और फिर हम इसके साथ धन चिन्ह लगाकर कुल लाभ प्राप्त करेंगे धन 8। यहाँ धन चिन्ह व्यक्त करता है लाभ और उसके साथ लिखी संख्या व्यक्त करती है लाभ की राशि या मान। इसलिए हम कह सकते हैं कि दुकानदार को कुल ₹8 का लाभ हुआ। क्या हम पूर्णांकों के योग के लिए संख्या रेखा का प्रयोग कर सकते हैं? विचार करें। चलिए हम बताते हैं। जैसे पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स का योग संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर व्यक्त किया जा सकता है, वैसे ही पूर्णांकों का योग भी संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है। इसे हम धन 5 धन 3 के उदाहरण से समझेंगे। योग करने के लिए सबसे पहले पूर्णांकों की एक संख्या रेखा बनाएं। यहाँ पहला पूर्णांक है धन 5। चूंकि यह एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम 0 से 5 कदम दाईं ओर चलेंगे। इससे हम पहुंच जाएंगे धन 5 पर। अब दूसरा पूर्णांक है धन 3। चूंकि यह भी धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए
हम धन 5 के दाईं दिशा में 3 कदम और चलेंगे। इससे हम पहुंच जाएंगे पूर्णांक धन 8 पर, जो कि धन 5 धन 3 का परिणाम है। अब आइए जाने ऋणात्मक पूर्णांकों का योग यानी एडिशन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स कैसे किया जाता है। मान लीजिए दुकानदार को पेन बेचने पर ₹5 की और पेंसिल बेचने पर ₹3 की हानि हुई, यानी कि लॉस हुआ। यहाँ भी कुल हानि प्राप्त करने के लिए हमें दोनों हानियों को जोड़ना होगा। चूंकि हानि ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर्स से व्यक्त की जाती है, इसलिए हम पेन बेचने पर हुई हानि -5 से व्यक्त करेंगे और पेंसिल बेचने पर हुई हानि -3 से व्यक्त करेंगे, यानी कि कुल हानि होगी -5 धन -3। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है। किन्हीं भी दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग प्राप्त करने के लिए हम इन्हें चिन्ह के बिना जोड़ते हैं और परिणाम के साथ ऋण चिन्ह लगाते हैं। इस तरह से -5 और -3 का चिन्ह के बिना योग होगा 8 और फिर हम इसके साथ ऋण चिन्ह लगाकर -5 धन -3 का परिणाम प्राप्त कर लेंगे -8। यहाँ ऋण चिन्ह व्यक्त करता है हानि और उसके साथ लिखी संख्या व्यक्त करती है हानि की राशि या मान। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि दुकानदार को कुल 8 रुपयों की हानि हुई। ऋणात्मक पूर्णांकों का योग प्राप्त करने के लिए भी संख्या रेखा का उपयोग किया जा सकता है। चलिए इसे -5 धन -3 के उदाहरण से समझें। पहले पूर्णांकों की एक संख्या रेखा बनाएं। यहाँ पहला पूर्णांक है -5, जो कि एक ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम 0 से 5 कदम बाईं ओर चलेंगे। इससे हम पहुंच जाएंगे संख्या -5 पर। अब दूसरा पूर्णांक है -3। चूंकि यह भी एक ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम -5 के बाईं ओर 3 कदम और चलेंगे। इससे हम पहुंच जाएंगे पूर्णांक -8 पर, जो कि -5 धन -3 का परिणाम है। इन दोनों उदाहरणों से एक बात आप समझ ही गए होंगे कि अगर पूर्णांकों का चिन्ह समान हो तो उन्हें चिन्ह के बिना जोड़ा जाता है और परिणाम के साथ जोड़ी जाने वाली संख्याओं का चिन्ह लगाया जाता है। अब अगर हमें एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का योग करना होगा तो यह हम कैसे करेंगे? विचार करें। चलिए हम बताते हैं। मान लीजिए दुकानदार को पेन बेचने पर ₹5 की हानि हुई और पेंसिल बेचने पर ₹3 का लाभ हुआ। अब अगर हमें पता करना है दुकानदार को कुल लाभ या हानि कितनी हुई है, तो हमें इन दोनों को मिलाना होगा, यानी कि कुल लाभ या हानि बराबर -5 धन 3। ऐसी स्थिति में जब एक संख्या धनात्मक पूर्णांक है और दूसरी ऋणात्मक पूर्णांक, हम संख्याओं का चिन्ह नजरअंदाज कर इनका संख्यात्मक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ -5 का संख्यात्मक मान है 5 और -3 का संख्यात्मक मान है 3। फिर हम बड़े संख्यात्मक मान से छोटा संख्यात्मक मान घटाते हैं। इससे परिणाम प्राप्त होगा 2 और फिर हम परिणाम के साथ बड़े संख्यात्मक मान वाली संख्या का चिन्ह लगा देते हैं, यानी कि -5 धन 3 का परिणाम प्राप्त होगा -2। इससे यह समझता है कि दुकानदार को 2 रुपए की हानि हुई है। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक का योग संख्या रेखा पर भी व्यक्त किया जा सकता है। चलिए इसे -5 धन 3 के उदाहरण से समझें। पहले पूर्णांकों की एक संख्या रेखा बनाएं। यहाँ पहला पूर्णांक है -5, जो कि एक ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम 0 से 5 कदम बाईं ओर चलेंगे। इससे हम पहुंच जाएंगे -5 पर। अब दूसरा पूर्णांक है -3। चूंकि यह एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम -5 के दाईं ओर 3 कदम और चलेंगे। इससे हम पहुंच जाएंगे पूर्णांक -2 पर, जो कि -5 धन 3 का परिणाम है। अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर पूर्णांकों का चिन्ह समान न हो तो बड़े संख्यात्मक मान से छोटा संख्यात्मक मान घटाते हैं और परिणाम के साथ
बड़े संख्यात्मक मान वाली संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। तो आज हमने पूर्णांकों के योग की निम्नलिखित 3 स्थितियां सीखी। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इसे और अच्छे से जानेंगे। आज हम देखेंगे पूर्णांकों के योग के उदाहरण। किसी स्थान पर सुबह 5 बजे का तापमान था 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस। यह दोपहर 1 बजे तक 22 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया। तो दोपहर 1 बजे का तापमान क्या था? दिए उदाहरण में सुबह 5 बजे का तापमान दिया है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस। चूंकि यह तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए इसे हम ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर ऋण 4 डिग्री सेल्सियस से व्यक्त करेंगे। दोपहर 1 बजे तक तापमान में 22 डिग्री सेल्सियस से बढ़त यानी इंक्रीज हुई। चूंकि बढ़त धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर से व्यक्त की जाती है, इसलिए इसे हम धन 22 डिग्री सेल्सियस से व्यक्त करेंगे। चूंकि तापमान ऋण 4 डिग्री सेल्सियस इतना था और बढ़त धन 22 डिग्री सेल्सियस इतनी हुई, इसलिए दोपहर 1 बजे का तापमान सुबह 5 बजे के तापमान के साथ तापमान में बढ़त जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि ऋण 4 डिग्री सेल्सियस और धन 22 डिग्री सेल्सियस के योग यानी एडिशन से। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, योग में चिन्ह अलग अलग हैं। क्या आप बता सकते हैं ऐसे पूर्णांकों को हम कैसे जोड़ेंगे? सोचिए। आपने बिल्कुल सही सोचा। इनका योग करने के लिए पहले हम संख्याओं का चिन्ह नजरअंदाज करेंगे। इससे हमें इनका संख्यात्मक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्ञात होगा, जो है 4 और 22। फिर हम बड़े संख्यात्मक मान 22 से छोटा संख्यात्मक मान 4 घटाएंगे। इससे परिणाम प्राप्त होगा 18 और अंतिम चरण में हम इस परिणाम के साथ जिस संख्या का संख्यात्मक मान बड़ा है उसका चिन्ह लगा देंगे, यानी कि धन 22 का धन चिन्ह। इस तरह से ऋण 4 डिग्री सेल्सियस और धन 22 डिग्री सेल्सियस के योग का परिणाम है धन 18 डिग्री सेल्सियस। इसलिए दोपहर 1 बजे का तापमान था धन 18 डिग्री सेल्सियस। अगला उदाहरण, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। ऋण 3 और धन 3 का योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले पूर्णांकों की संख्या रेखा बनाएं। पहला पूर्णांक ऋण 3 है। ऋण चिन्ह हमें बताता है कि संख्या रेखा पर 0 से बाईं ओर चलना है और इसके साथ लिखी संख्या बताती है कि कितने कदम चलने हैं। इस तरह से हम संख्या रेखा पर 0 से बाईं ओर 3 कदम चलेंगे। दूसरी संख्या है धन 3, जो कि एक धनात्मक पूर्णांक है। धन चिन्ह हमें बताता है कि संख्या रेखा पर दाईं ओर चलना है और इसके साथ लिखी संख्या बताती है कितने कदम चलने हैं। इसलिए हम संख्या रेखा पर ऋण 3 से दाईं ओर 3 कदम चलेंगे। अंतिम कदम के साथ हम 0 पर पहुंच जाएंगे, जो ऋण 3 धन 3 का परिणाम है। इस तरह से किसी भी संख्या धनात्मक a को दूसरी संख्या ऋणात्मक a के साथ जोड़ने पर परिणाम 0 ही प्राप्त होता है। ऐसी संख्याएं जिनका योग 0 होता है एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स कहलाती हैं। ऋण 3 और ऋण 1 का योग करने के लिए हम संख्या रेखा पर 0 से बाईं ओर 3 कदम चलेंगे और फिर बाईं ओर 1 कदम और चलेंगे। इसके साथ हम ऋण 4 पर पहुंच जाएंगे, जो ऋण 3 धन ऋण 1 का परिणाम है। किसी संख्या के साथ ऋण 1 मिलाने से या उस संख्या के बाईं ओर 1 कदम चलने से हमें उस संख्या का पूर्ववर्ती यानी प्रीडिसेसर प्राप्त होता है। ऋण 3 और धन 1 का योग करने के लिए हम संख्या रेखा पर 0 से बाईं ओर 3 कदम चलेंगे और फिर धन 1 धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए दाईं ओर 1 कदम चलेंगे। इसके साथ हम ऋण 2 पर पहुंच जाएंगे, जो ऋण 3 धन 1 का परिणाम है। किसी संख्या के साथ धन 1 मिलाने पर
या उस संख्या के बाईं ओर एक कदम चलने पर हमें उस संख्या का परवर्ती यानी सक्सेसर प्राप्त होता है। अगर हम बात करें 0 और ऋण 5 के योग की, तो किसी भी संख्या का 0 के साथ योग करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, यानी कि यहाँ हमें परिणाम प्राप्त होगा ऋण 5। इसलिए 0 को योज्य तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इस प्रकार आज हमने देखे पूर्णांकों के योग के उदाहरण। अगले वीडियो में देखेंगे इनसे संबंधित मिथ्या धारणाएं। आज हम देखेंगे पूर्णांकों के योग से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, 2 धन ऋण 6 का परिणाम क्या होगा? जब संख्याओं का चिन्ह अलग अलग हो तो इन्हें जोड़ने के लिए पहले दोनों संख्याओं का चिन्ह के बिना मान ज्ञात किया जाता है, जिसे हम संख्यात्मक मान यानी न्यूमरल वैल्यू कहते हैं। फिर बड़े संख्यात्मक मान से छोटा संख्यात्मक मान घटाया जाता है। आने वाले परिणाम के साथ जिस संख्या का संख्यात्मक मान बड़ा होगा उसका चिन्ह लगाया जाएगा। ऐसा करने पर सही जवाब प्राप्त होता है ऑप्शन 1 ऋण 4। कई बार योग करते समय चिन्हों को नजरअंदाज कर दिया जाता है और संख्याओं को जोड़कर ऑप्शन 2 8 यह गलत जवाब दिया जाता है। इसी तरह कई बार संख्याओं का संख्यात्मक मान यानी चिन्ह के बिना मान जोड़ दिया जाता है और बड़े संख्यात्मक मान वाले पूर्णांक का चिन्ह लगाया जाता है। इससे ऑप्शन 3 ऋण 8 यह गलत जवाब दिया जाता है। मिथ्या धारणा 2, निम्नलिखित पर्यायों में कौन सा पर्याय दी गई अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है? पहले कथन से पता चलता है कि फल वाले को 1 किलो सेब बेचने पर 4 रुपए का और 1 किलो अंगूर बेचने पर 5 रुपए का नुकसान होता है। जैसे कि आपको पता होगा, नुकसान ऋण चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। चूँकि यहाँ 4 रुपए का और 5 रुपए का नुकसान हो रहा है, इसलिए कुल नुकसान ऋण 4 और ऋण 5 के योग से प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए पहला कथन दी अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त है, यानी कि यह दिए सवाल का जवाब नहीं हो सकता। कई बार यह धारणा बन जाती है कि नुकसान प्राप्त करने के लिए व्यवकलन किया जाता है और इसलिए कथन को ऋण 4 ऋण 5 इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, पर इस स्थिति को इस प्रकार व्यक्त करने का तरीका गलत है। इसे व्यक्त करने का सही तरीका है ऋण 4 धन ऋण 5। दूसरे कथन से पता चलता है कि एक व्यक्ति पहले 4 सीढ़ियां ऊपर जाता है और फिर 5 सीढ़ियां नीचे आता है। हम इधर ऊपर की दिशा धन चिन्ह से और नीचे की दिशा ऋण चिन्ह से व्यक्त करेंगे। इसलिए अब वह कौन सी सीढ़ी पर है यह प्राप्त करने के लिए अभिव्यक्ति होगी धन 4 धन ऋण 5, न कि ऋण 4 धन ऋण 5। इसलिए दूसरा कथन दी गई अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त कथन नहीं है, यानी कि दिए सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2। कई बार बच्चे ऊपर और नीचे की दिशा को नजरअंदाज करके बस सीढ़ियों की संख्या को जोड़ देते हैं। यहाँ वे नीचे की सीढ़ियों को ऋण चिन्ह से व्यक्त नहीं करते। यह एक गलत समझ है। तीसरे कथन से पता चलता है कि डिब्बे से पहले 4 लड्डू और फिर 5 लड्डू निकाले जाते हैं। चूँकि निकाले गए लड्डुओं की संख्या ऋण चिन्ह से व्यक्त की जाती है, इसलिए निकाले गए लड्डुओं की संख्या ऋण 4 और ऋण 5 के योग से प्राप्त की जा सकती है। इसलिए तीसरा कथन भी दी अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त है, यानी कि यह भी दिए सवाल का जवाब नहीं हो सकता। कई बार निकाले गए लड्डुओं की संख्या पता करने के लिए व्यवकलन किया जाता है और तीसरे कथन के लिए अभिव्यक्ति ऋण 4 ऋण 5 इस प्रकार व्यक्त कर दी जाती है, पर यह गलत है। इस प्रकार आज हमने देखी पूर्णांकों के योग से संबंधित मिथ्या धारणाएं। आज हम सीखेंगे पूर्णांकों का व्यवकलन।
हमारे जीवन में कई स्थितियां आती हैं जब हमें पूर्णांकों का व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स करना आवश्यक हो जाता है, जैसे तापमानों का व्यवकलन, दूरियों का व्यवकलन, लाभों का व्यवकलन या हानियों का व्यवकलन इत्यादि। आइए सीखें ऐसी स्थितियों में पूर्णांकों का व्यवकलन कैसे करें। पहले समझे धनात्मक पूर्णांकों का व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे करें। मान लीजिए किसी स्थान का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस है। अगर वह बढ़कर 60 डिग्री सेल्सियस होता है तो तापमान कितना बढ़ा, यह पता करने के लिए हमें 60 डिग्री सेल्सियस के तापमान से 3 डिग्री सेल्सियस का तापमान घटाना होगा, यानी कि -7 से -3 का व्यवकलन करना होगा। जब भी हमें एक पूर्णांक में से दूसरा पूर्णांक घटाना होता है, तब हम घटाए जाने वाले पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स दूसरे पूर्णांक में जोड़ते हैं। किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम उसका चिन्ह बदलकर प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए -3 का योज्य प्रतिलोम है -3। इस प्रकार योग बन गया -7 -3। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ एक धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर है और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर है। तो क्या आप बता सकते हैं इनका योग कैसे किया जाएगा? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इनका योग करने के लिए पहले हम इनका संख्यात्मक मान यानी न्यूमरल वैल्यू यानी चिन्ह के बिना मान ज्ञात करेंगे। -7 का संख्यात्मक मान है 7 और -3 का संख्यात्मक मान है 3। फिर हम बड़े संख्यात्मक मान यानी 7 से छोटे संख्यात्मक मान यानी 3 का व्यवकलन करेंगे। इससे परिणाम प्राप्त होगा 4। और फिर परिणाम के साथ बड़े संख्यात्मक मान वाली संख्या -7 का धन चिन्ह लगाएंगे, यानी कि परिणाम होगा -4। परिणाम से यह पता चलता है कि तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़त हुई। पूर्णांकों का व्यवकलन हम संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर भी कर सकते हैं। यहाँ भी पहले हम व्यवकलन की संक्रिया यानी सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन का योग की संक्रिया यानी एडिशन ऑपरेशन में परिवर्तन कर लेंगे, यानी कि -7 ऋण -3 के स्थान पर -7 -3 लिखेंगे। अब पहली संख्या है -7। चूंकि यह धनात्मक संख्या है, इसलिए हम 0 से दाईं ओर 7 कदम चलेंगे। इससे हम पहुंच जाएंगे संख्या -7 पर। दूसरी संख्या है -3। चूंकि यह एक ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम बाईं ओर 3 कदम चलेंगे। इससे हम पहुंच जाएंगे -4 पर, जो -7 से -3 के व्यवकलन का परिणाम है। आइए अब हम समझेंगे ऋणात्मक पूर्णांकों का व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स कैसे करें। मान लीजिए किसी स्थान का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से घटकर -60 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, तो तापमान में गिरावट -7 -3 इस व्यवकलन से प्राप्त की जा सकती है। इस स्थिति में भी पहले हम घटाए जाने वाले पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम प्राप्त करेंगे, जो होगा -3, और फिर इसे -7 में जोड़ेंगे। -7 में -3 जोड़ने के लिए पहले हम बड़े संख्यात्मक मान यानी चिन्ह के बिना मान से छोटे संख्यात्मक मान का व्यवकलन कर लेंगे, और फिर जिस संख्या का संख्यात्मक मान बड़ा होगा उसका चिन्ह लगा देंगे। इससे परिणाम प्राप्त होगा -4। परिणाम से यह पता चलता है कि तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस से गिरावट हुई है। इनका व्यवकलन हम संख्या रेखा पर भी कर सकते हैं। यहाँ भी पहले हम व्यवकलन की संक्रिया का योग की संक्रिया में परिवर्तन कर लेंगे, यानी कि -7 -3 के स्थान पर -7 -3 लिखेंगे। अब पहली संख्या है -7। चूंकि यह एक ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम 0 से बाईं ओर 7 कदम चलेंगे। इससे हम पहुंच जाएंगे संख्या -7 पर। दूसरी संख्या है -3। चूंकि यह एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम -7 के दाईं ओर 3 कदम चलेंगे। इससे हम पहुंच जाएंगे -4 पर, जो कि -7 से -3 के व्यवकलन का परिणाम है। इसी तरह हम एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या का भी व्यवकलन कर सकते हैं। जैसे किसी स्थान का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस है,
अगर यह घटकर -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो तापमान में गिरावट -7 से -3 घटाकर पता की जा सकती है। यहाँ भी हम पहले घटाए जाने वाले पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम प्राप्त करेंगे जो होगा -3 और फिर इसे -7 के साथ जोड़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं -7 और -3 में चिन्ह समान है, इसलिए हम इनके संख्यात्मक मानों को जोड़ देंगे और आने वाले परिणाम के साथ इन दोनों का चिन्ह यानी कि ऋण चिन्ह लगा देंगे। इससे परिणाम प्राप्त होगा -10। संख्या रेखा पर -7 -3 का परिणाम प्राप्त करने के लिए पहले हम इसका योग की संक्रिया में परिवर्तन करेंगे यानी कि -7 -3 में। अब पहली संख्या है -7 तो 0 से बाईं ओर 7 कदम चलेंगे। दूसरी संख्या है -3 इसलिए फिर से -7 से बाईं ओर 3 कदम चलेंगे। इससे हम पहुंच जाएंगे -10 पर यानी कि -7 -3 का परिणाम है -10। तो आज हमने सीखा जब भी हमें एक पूर्णांक में से दूसरा पूर्णांक घटाना होता है तब हम घटाए जाने वाले पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स दूसरे पूर्णांक में जोड़ते हैं। आज हम देखेंगे पूर्णांकों के व्यवकलन के उदाहरण। किसी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में सही जवाब देने पर -1 गुण और गलत जवाब देने पर -1 गुण दिया जाता है। अगर इस प्रतियोगिता में दिनेश को 17 अंक और समीर को -9 अंक प्राप्त होते हैं तो दिनेश इस प्रतियोगिता में कितने अंकों से जीता? दिनेश कितने अंकों से जीता यह पता करने के लिए हमें उसके अंकों से समीर के अंक घटाने होंगे, यानी कि हमें 17 -9 का परिणाम ज्ञात करना होगा। क्या आप बता सकते हैं इनका व्यवकलन कैसे किया जाएगा? सोचिए। आपने सही सोचा। पहले हम व्यवकलन का योग में परिवर्तन करेंगे। यह करने के लिए पहली संख्या वैसे के वैसे लिखेंगे, फिर व्यवकलन का चिन्ह बदलकर इसके स्थान पर योग का चिन्ह व्यक्त करेंगे और फिर दूसरी संख्या का योज्य प्रतिलोम लिखेंगे। इसके लिए हम दूसरी संख्या का चिन्ह बदलेंगे। अब हम 17 - 9 का परिणाम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसका परिणाम होगा 26, यानी कि प्रतियोगिता में दिनेश 26 अंकों से जीता। अगला उदाहरण, किसी इमारत में एक व्यक्ति भूमितल से ऊपर दूसरी मंजिल पर है। अगर उसे भूमितल से नीचे तीसरी मंजिल पर जाना होगा तो उसे कितनी मंजिलें नीचे जाना होगा? अगर हम भूमितल की मंजिल को 0 माने तो भूमितल के ऊपर की दूसरी मंजिल व्यक्त की जाएगी -2 से और भूमितल से नीचे की तीसरी मंजिल व्यक्त की जाएगी -3 से। उसे कितनी मंजिलें नीचे जाना होगा यह पता करने के लिए हमें उसके नए स्थान यानी -3 से वर्तमान स्थान यानी -2 को घटाना होगा। क्या आप बता सकते हैं इसे संख्या रेखा पर कैसे हल करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। चूंकि यहाँ व्यवकलन की संक्रिया यानी सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है, इसलिए पहले हम इसको योग की संक्रिया यानी एडिशन ऑपरेशन में परिवर्तन करेंगे। इसके लिए हम -3 में -2 का योज्य प्रतिलोम -2 जोड़ेंगे। इसे हल करने के लिए अब हम पूर्णांकों की एक संख्या रेखा बनाएंगे। पहली संख्या -3 है, इसलिए हम 0 से बाईं ओर 3 कदम चलेंगे। दूसरी संख्या है -2, इसलिए -3 के बाईं ओर 2 कदम चलेंगे। इससे हम पहुंच जाएंगे -5 पर। ऋण चिन्ह से हमें पता चलता है कि व्यक्ति को नीचे जाना होगा और संख्या 5 व्यक्त करती है मंजिलों की संख्या। इसलिए भूमितल से ऊपर की दूसरी मंजिल से भूमितल के नीचे की तीसरी मंजिल पर जाने के लिए व्यक्ति को 5 मंजिलें नीचे जाना होगा। इस प्रकार आज हमने देखे पूर्णांकों के व्यवकलन के उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे संबंधित मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे।
आज हम देखेंगे पूर्णांकों के व्यवकलन से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, ऋण 5 ऋण धन 3 का परिणाम क्या होगा? ऋण 5 ऋण धन 3 को हल करते समय कई बार यह गलती की जाती है कि 5 से 3 को घटाया जाता है और चूंकि 5 बड़ी संख्या है इसलिए ऋण चिन्ह यानी नेगेटिव साइन परिणाम के साथ लगाया जाता है। इसी तरह कई बार 5 से 3 को घटाकर पहली संख्या ऋण 5 का चिन्ह परिणाम को लगाया जाता है। इन दोनों मिथ्या धारणाओं से ऑप्शन 1 यह गलत जवाब प्राप्त होता है। कई बार 5 और 3 को जोड़ दिया जाता है लेकिन ऋण चिन्ह नहीं लगाया जाता। इससे ऑप्शन 2 यह गलत जवाब प्राप्त होता है। सही जवाब है ऑप्शन 3 ऋण 8, क्योंकि ऋण 5 से धन 3 घटाना मतलब ऋण 5 से धन 3 का योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स जोड़ना होता है। चूंकि धन 3 का योज्य प्रतिलोम ऋण 3 है इसलिए ऋण 5 के साथ ऋण 3 मिलाने पर परिणाम ऋण 8 प्राप्त होता है। संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर इसे हल करने के लिए पहले 0 से बाईं ओर 5 कदम चले और फिर ऋण 5 से 3 कदम बाईं ओर चले, जिससे कि हम पहुंच जाएंगे ऋण 8 पर। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 3। मिथ्या धारणा 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दिए अभिव्यक्ति में इन पूर्णांकों का व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन किया गया है और हमें दिए कथनों में ऐसा कथन ढूंढना है जो इस अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। पहले कथन से पता चलता है कि एक व्यक्ति भूमि के नीचे की 5वीं मंजिल से 7 मंजिलें ऊपर जाता है। अब व्यक्ति कौन सी मंजिल पर होगा यह पता करने के लिए 7 से ऋण 5 का व्यवकलन किया जाता है और अभिव्यक्ति 7 ऋण 5 इस प्रकार व्यक्त की जाती है। यह गलत समझ है। चूंकि व्यक्ति ऋण 5वीं मंजिल से ऊपर की दिशा में 7 मंजिलें जाता है इसलिए वर्तमान मंजिल का पता ऋण 5 धन 7 के अभिव्यक्ति से लगाया जा सकता है। इसलिए पहला कथन सही नहीं है, यानी कि यह दिए सवाल का जवाब है। दूसरे कथन से पता चलता है कि एक संघ को 7 और दूसरे को ऋण 5 गुण मिलते हैं। कई बार गुणों में अंतर पता करने के लिए योग किया जाता है और अभिव्यक्ति 7 धन ऋण 5 इस प्रकार व्यक्त की जाती है। इसलिए दूसरा कथन गलत मानकर दिए सवाल का जवाब ऑप्शन 2 दिया जाता है, लेकिन यह एक गलत समझ है। यहाँ गुणों में अंतर पता करने के लिए ज्यादा गुणों से कम गुण घटाए जाते हैं। इसलिए अभिव्यक्ति होगी 7 ऋण 5, यानी कि दूसरा कथन सही है। दिए सवाल का यह जवाब नहीं हो सकता। तीसरे ऑप्शन में बताया गया है कि तापमान ऋण 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 60 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। कई बार बढ़त पता करने के लिए पहली संख्या से दूसरी संख्या का व्यवकलन किया जाता है, जिसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। यह एक गलत समझ है। इसी तरह कई बार बच्चे यह तो सही प्रकार से समझते हैं कि बढ़त प्राप्त करने के लिए अंतिम तापमान से प्रारंभिक तापमान घटाया जाता है, लेकिन चिन्ह को नजरअंदाज कर दिया जाता है और ऋण 5 को 5 समझा जाता है और इस कारण अभिव्यक्ति 7 ऋण 5 इस प्रकार व्यक्त की जाती है। यह भी गलत समझ है। सही समझ यह है कि बढ़त प्राप्त करने के लिए 60 डिग्री सेल्सियस से ऋण 5 डिग्री सेल्सियस तापमान घटाना होगा, यानी कि अभिव्यक्ति होगी 7 ऋण 5। चूंकि दिया कथन सही अभिव्यक्ति व्यक्त करता है इसलिए यह भी दिए सवाल का जवाब नहीं हो सकता। इस तरह से आज हमने देखी पूर्णांकों के व्यवकलन से संबंधित मिथ्या धारणाएं।